द्वितीय सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग अभी होम्योस्टेसिस यानी बीएचबी पर बात कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एक्यूप्रेशर में जो टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो तत्वों का सिद्धांत आया, तो सबसे पहले भारतवर्ष में ये सिद्धांत आया था कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं 5 महाभूतों से निर्मित है। लेकिन ऑलरेडी मैं बता दूं पहले सिस्टम कि 475 के आसपास, 475 बीसी के आसपास सिसिली में एम्पेडोक्लीस ने कहा कि पूरा मानव शरीर जो है या पूरा ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं वो 4 पदार्थों से मिलकर बनी हुई हैं। और उन्होंने मानव शरीर पर यह कहा कि 4 पदार्थ कौन कौन से हैं। उन्होंने कहा कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यानी इटली में कहा गया ये, और वो इटली के आसपास के वहीं के आसपास थे। इस दार्शनिक ने जो विचार दिया, 4 पदार्थों का, 4 तत्वों का सिद्धांत दिया। 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी बीसी में चाइना में, जो प्रकाशित बात कर रहा हूं उसके अप्रकाशित तो और पहले का हो, चाइना वाला भी पहले से है। प्रकाशित में हुआंग डी नेजिंग ने जो एम्परर नाम की किताब लिखी, उसमें उन्होंने यही कहा कि नहीं, 5 तत्वों से मिलकर बना है। और ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? काष्ठ, प्रथम अंतिम नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एक काष्ठ है, दूसरा अग्नि है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मेटल है और 5वां जल है। भारतवर्ष में 600 बीसी के पूर्व चरक और सुश्रुत ने 2 कंसेप्ट दिए। उन्होंने कहा कि मानव शरीर 5 से बना है मिलकर, और 9 और उसके संयोगी है, जैसे कौन है? खादिन्यात्मा, मन है कालो, दिशा द्रव्य संग्रह। तो उन्होंने कहा कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 महाभूत हैं। इसके अलावा भी 5 तत्व हैं, जिनसे 5 द्रव्य हैं, जिनसे ये मानव शरीर का मतलब निर्माण में सहयोग है। प्लस उन्होंने कहा वात, पित्त, कफ शरीर की रचना में सहयोगी है। अब याद करिए कि उसी समय हम लोग के जब चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जब यहां पर ऐसी परिस्थितियां आई कि बहुत लोग बीमार पड़ने लगे, तो एक सभा की गई, एक ऋषियों की एक सभा हुई। उस सभा में सभी लोग इकट्ठा हुए, और उस इकट्ठा होने में हमारे जो है इलाहाबाद प्रयाग के भी भरद्वाज ऋषि भी थे। तो उस जो वहां ऋषियों का वर्णन है, उसमें ऋषि जितने उस समय के आप प्रसिद्ध ऋषि समझते होंगे, वो सब उसमें उपस्थित पाए गए थे। उसमें 3 ऋषियों का स्पष्ट रूप से अलग से उल्लेख है। एक पैंगी ऋषि जो चाइना से आए थे, जो वर्तमान चाइना भाग है, यहां से आए थे। एक ऋषि आपके आए थे जिनका नाम हिरणाक्ष था, वो आए थे आपके यूरोपियन कंट्री से। और एक कांकायन ऋषि आए, जिनको वो बाद में कहा गया कि इन्होंने यूनानी दर्शन की, यूनानी जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, उसका डेवलपमेंट किया। फिर याद करिए महात्मा बुद्ध का काल। तो महात्मा बुद्ध के काल में 563 से लेकर 467, 563 बीसी में उनका जन्म हुआ है, और शायद महापरिनिर्वाण उसके 80 वर्ष की उम्र के बाद उनका हो गया, 467 के आसपास हुआ होगा। तो ये जो काल था, उस काल में बौद्ध भिक्षु आपके जावा, सुमात्रा, चीन, जापान, श्रीलंका, बोर्नियो, मेडागास्कर, जितना एरिया था साउथ ईस्ट एशिया का आजकल देख रहे हैं, इन सब में गए। तो जो अपने साथ क्या कल्चर नहीं ले गए, अपने साथ क्या सभ्यता नहीं ले गए, उस सभ्यता को वहां ले गए। और अल्टीमेटली अब इतिहास थोड़ा जानना जरूरी है, इसलिए कि ये
जानकारी शुरू में हो जाएगी, बाद में आपके लिए, आप जब ज्ञानी हो जाएंगे तो बेकार हो जाएगा दूसरों को बताने के लिए। डेवलपमेंट हमारे भारतवर्ष में भले हुआ हो, मतलब शुरुआत भले हमारे भारतवर्ष में हुई हो, लेकिन इसका डेवलपमेंट चीन में हुआ। कैसे हुआ? चीबो और हुआंग डी नेजिंग, इनको येलो एम्पायर कहते थे, थोड़ा थोड़ा मतलब दार्शनिक भी थे और प्लस चिकित्सा में विश्वास रखते थे। दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता था उससे ये पूरी सिद्धांत बना, और येलो एम्पायर में पूरी सिद्धांत यही वार्तालाप के माध्यम से ही हुआ है, व्यक्त हुआ है। लेकिन ये चल रही थी बहुत पुरानी पद्धति। 1949 के माओ से तुंग आते हैं। माओ से तुंग क्या करते हैं? लाल क्रांति करते हैं, और लाल क्रांति के जनक कहे गए। तुरंत लाल क्रांति में तमाम ऑटोक्रेट थे, किसी बात सुनना नहीं था, निरंकुश राजसत्ता थी। तो इन्होंने उस समय 10,000 पॉपुलेशन चाइना की लगभग रही होगी 54 करोड़ के आसपास। उस पॉपुलेशन में केवल 10,000 डॉक्टर थे। वो डॉक्टर कौन थे? एलोपैथ के डॉक्टर थे, जिसको एलोपैथ हम लोग बोलते हैं। और एलोपैथिक सिस्टम में चाइना वहां के थे, अमेरिका के थे और इंग्लैंड के थे। तो माओ से तुंग ने देखा ये सब पूरा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस जो अपनी प्राचीन पद्धति थी उनकी, एक्यूपंक्चर कहलाती थी उस समय, तो इस एक्यूपंक्चर को उन्होंने 5,50,000 बेयर फुट डॉक्टर उसमें कहलाते थे, इनको भिजवा दिया गांव में कि जाइए गांव में और आप इलाज करिए। उसके बाद से निश्चित रूप से वहां की स्वास्थ्य की दशा बहुत सुधरी। लेकिन इतने पर भी संसार का भी ध्यान नहीं गया था। संसार में उस समय माओ से तुंग के जमाने में भी जो बाहर चिकित्सा पद्धतियां थी, उनमें इनको ओरिएंटल साइंस के रूप में इसको माना जाता था। अमेरिका में जो विश्वविद्यालय भी थे या कॉलेजेस थे, उनमें ओरिएंटल स्टडी के रूप में इसको मानते थे, और बहुत अधिक ऐसा नहीं था, बहुत महत्व नहीं था। एलोपैथ के आगे महत्व इन लोगों का बिल्कुल नहीं था। 1972 के आसपास, अगस्त 1971 और 1972 फरवरी के आसपास, उसमें चीन और अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा था। तो वहां से निक्सन की यात्रा हुई। निक्सन ने प्रपोज किया कि भाई ठीक है, हम शीत युद्ध को खत्म करेंगे धीरे धीरे। तो उनको पहली विदेशी यात्रा वो उन्होंने तय किया। अब उनको जब आना था तो उसके आने के पहले हेनरी किसिंजर वहां के विदेश मंत्री थे, उनको जाना गए कि भाई जाकर देख लें कि वहां का कैसे स्थिति है। अब हेनरी किसिंजर की जो गुप्त यात्रा मानी गई थी, उस गुप्त यात्रा को कवरेज करने के लिए कि भाई वहां ये कर क्या रहे हैं, जैसे होते नहीं है कि जितने समाचार पत्र वाले पीछे लग जाते हैं, वैसे जेम्स रस्टिन जो थे, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स के थे, वो भी पीछे लग गए कि देखते हैं क्या होता है। तो वो आए अमेरिका में और बीमार पड़ गए, उनको एपेंडिसाइटिस हो गया। अब एपेंडिसाइटिस हो गया तो वहां के जो नेचुरली वो एलोपैथ डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने सब में ऑपरेट कर दिया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद भी 24 घंटे बीत गए और उनका दर्द कम नहीं हुआ। अब उनको बड़ा ताजुब हुआ कि भाई हम तो, इन्होंने तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, निकाल दिया, तभी मेरा दर्द जो है बरकरार है। तो उन्होंने सलाह लिया। तो चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे, चाउ एन लाई से बात किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो एक ही चिकित्सा है एक्यूपंक्चर की, तो मरता क्या ना करता। एक्यूपंक्चर उन्होंने किया, तो उन्होंने ST 36.5 पर नीडलिंग किया। नीडलिंग का समय 4 मिनट से लेकर के और 40 मिनट तक हो सकता है। तो नीडलिंग कर दिया। उस नीडलिंग करने के 1 घंटे बाद उनका दर्द खत्म हो गया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ST 36 और 37 के बीच में जो पॉइंट है वो ST 36.5 है। तो वहां पर जब उन्होंने ये देखा
कि मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, तो उस एक्यूपंक्चर की वजह से उन्होंने समझा कि अरे भाई क्या है, तो वो जा करके और उन्होंने जो अमेरिका में रिपोर्ट भेजी न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो प्रकाशित हुई, और उसने कहा कि एक अद्भुत विधा जो है ये ओरिएंटल साइंस के रूप में विकसित हो रही है, जो हमारी विधा से श्रेष्ठ है। और पहली बार संसार का ध्यान आकर्षित हुआ इस विधा की ओर से, और तब ये धीरे धीरे जो है कहना चाहिए कि पूरे विश्व में धीरे धीरे फैली। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वो बता दिया। अब थेरेपी क्या है? हम लोग कहते हैं एक्यूप्रेशर। एक्यू माने, जो नए लोग हैं वो समझ लें, जो नए पहली बार जुड़ रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे वो देखें। एक्यू माने सूक्ष्म बिंदु है जो शरीर की सतह पर, बॉडी स्किन में थोड़ा सा अंदर, ऐसा भी नहीं सतह पर बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा अंदर होते हैं, वो उन पर कोई प्रेशर, किसी भी चीज से आप प्रेशर देंगे तो जो स्टिमुलेशन होगा उसका असर होगा। ये हमारी एक्यूप्रेशर विधा है। अब ये उस समय तो नहीं बताया गया, लेकिन बाद में मॉडर्न साइंस ने इसको वो भी नापा। डॉक्टर बॉल के प्रादुर्भाव के बाद 1940 के बाद या 40 के आसपास उन्होंने कहा कि एक्यू बिंदु जो हमारे होते हैं वो उनका डायमीटर 1 से 3 मिलीमीटर होता है। फिर उन्होंने उसका स्पीड निकाली कि उसकी स्पीड, जो ट्रेवल करने की जो एनर्जी की स्पीड होती है, वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट होती है। ये बात का साइंस का है, 1964 के इधर, मतलब 1964 के बाद 80 का डेवलपमेंट है ये, जो भी बता रहा हूँ ये किताबों में है। हमारा कोई अपना योगदान नहीं है, वो वहां जो लिखा हुआ उसको मैं बता रहा हूँ। अभी बाद में उसको पढ़ाएंगे अलग से, डॉक्टर बॉल जब पढ़ाएंगे तब। तो ये जो हुआ, तो एक्यूप्रेशर ये हुआ, और इससे एक्यूप्रेशर विधा निकली, और एक्यूपंक्चर उस समय कहलाती थी। बाद में हम लोगों ने प्रेशर उसको कर दिया, ये प्रोफेसर पारदेवो के आगमन के बाद। अब चीन के उस पूरे उसमें जो हम लोग उसमें आना चाह रहे हैं कि भाई कैसे बताएं, तो वो बताने के पहले केवल 4-5 चीजें बता दूं, फिर आ जाऊं उसमें। हम उनके 5 तत्वों की बात कर रहे हैं: काष्ठ, अग्नि, पृथ्वी, मेटल और जल। तो 5 तत्व हो गए। पोर उनका डायग्नोसिस सिस्टम, पोर डायग्नोसिस सिस्टम उनका है। कैसे? वो कहते हैं कि भाई हम लोग जानते हैं कि 5 आयुर्वेद में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां हमें, हमारा आंख कान यही सब तो है, आंख कान नाक मुंह त्वचा। तो ये इन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कैसे किया उन्होंने कि 4 डायग्नोसिस कहा कि बस सुनकर या सूंघकर। तो उन्होंने कहा कि पहले तो देखिए, आई से देखा तो देखकर, फिर सुनकर या सूंघकर तो नाक आ गई, कान आ गए, फिर उन्होंने कहा कि पूछ कर, और फिर कहा महसूस करके, टचिंग। तो 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग 4 डायग्नोसिस सिस्टम से उन्होंने किया। मैं कैसे निदान करें, कैसे जाने की क्या प्रॉब्लम हुई। तो 4 का अंक महत्वपूर्ण, 5 का अंक महत्वपूर्ण हो गया। 6वें में उन्होंने कहा कि 6 एनर्जी सिस्टम, जो 5 तत्व की 6 एनर्जी सिस्टम, 6 एनर्जी, एक अग्नि की उन्होंने हीट और हॉटनेस 2 बना दिया, तो 6 हो गई। तो 6 एनर्जी सिस्टम। फिर 7 इमोशन सिस्टम कहा। 7 इमोशन सिस्टम में उन्होंने 5 तत्वों की 7 इमोशन कर दिया, एक के 2 कर दिया। आगे पढ़ेंगे आप लोग, किसी का क्रोध है, किसी का भय है, किसी का भय रहित जकड़न, भय सहित जकड़न है ना, किसी का जो है आपका वो उल्लास है, उत्साह है, जॉय है, ये सब 5 हैं। उन 5 के 7 है, एक के 2 है, एक की 2 होंगी तभी तो 7 बनेंगी, 2 की 2 है, तो वही तब मिला के 7 हो गई। फिर 8वां 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, उनको उन्होंने कहा कि क्या है, कैसे? उन्होंने कहा कि भाई कम अधिक, आंतरिक और बाहरी, इन और यांग, और ठंडा या गर्म,
लेकिन आगे हम लोग इस पे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये उन्होंने कहा। अब यहां से हम लोग अपनी बात शुरू कर रहे हैं कि ये ऊर्जा का संतुलन था और ऊर्जा का सिद्धांत था और ऊर्जा को ट्रांसफर करना था। शु एक शब्द आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। शु माने ट्रांसफर करना। जहां पर कम ज्यादा है उससे कम, कमी वाले स्थान में ज्यादा वाले स्थान से लाना, या ज्यादा वाले स्थान में अधिक है तो उसको हटाना और दूसरी जगह भेजना, ये शु है, तो ट्रांसफर। सहज जीवन के हिमायती हैं, जैसे भारतीय दर्शन में था कि सहज जीवन प्रकृति के साथ तादात्म्य करने की बात थी। अब हम लोग आगे चल के तो सिद्धांत को चर्चा करें, तब थोड़ा सा और आनंद आएगा। अभी तक आनंद आया कि नहीं? जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग जी सर, जी बिल्कुल। अब हम लोग आगे चलें तो कुछ सिद्धांत पर चर्चा कर लें। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कहीं दिख जाए कोई आशा किरण तो हम लोग। क्या रहा है, शेयर हो रहा है? हाँ जी सर। जी सर। ये किताब देखिए, चाइनीज एक्यूपंक्चर की पुरानी किताब है। ये संस्थान की है, अब अवेलेबल नहीं है। जो पुरानी थी उसको हमने थोड़ा सा खरीद लिया था, तो वही बस वही है, अब मिलेगी नहीं। ये ऐसे रूप में है, हमने वैसे डाल दिया है मैंने, शायद आज डाला है। ठीक है, तो ये इसको ट्रेडिशनल चाइनीज। अब देखिए ये सिद्धांत हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पंचतत्व सिद्धांत। पहले देखिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड की जो भी वस्तुएं हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, वो 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। 5 तत्व हैं, वो जैसे जैसे संयोग करेंगे वैसे आपका वही हर शरीर मिलेगा। अगर काष्ठ, अग्नि, जल, पृथ्वी और मेटल और जल है तो वो सब में है। वो हम में भी है, सी.एस. शर्मा साहब में भी है, के तिवारी साहब में भी है, बबली सिंह में भी है, सब में है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में काष्ठ कम है, किसी में अग्नि अधिक है। तो ये सब है, लेकिन इन्हीं 5 तत्वों से वो शरीर हमारा निर्मित है। अब ये तो हमारा पहला हुआ। अब उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अलावा एक और कंसेप्ट दिया जो भौतिक और पराभौतिक, क्योंकि पराभौतिक दार्शनिक विचार था, दर्शन है जिसको अल्टीमेटली 1940 के आसपास जाकर के एक स्थायित्व मिला और उसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिला डॉक्टर वाल्थ द्वारा। तो ये दर्शन की तरह लीजिए पहले, फिर आप उसको समझ पाएंगे। तो उन्होंने कहा मनुष्य का तो भौतिक शरीर दिखाई पड़ रहा है हमको, लेकिन एक ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है। और ये ऊर्जा शरीर क्या है? ये ऊर्जा शरीर जब बीमार पड़ता है तो आप बीमार होते हो। तो इस ऊर्जा शरीर की वजह से बीमार पड़ते हो, ऐसा मत सोचो कि आप बीमार पड़ते हो। और ऊर्जा शरीर बीमार हुआ क्यों? ऊर्जा का संतुलन असंतुलन हुआ, उसकी वजह से बीमार पड़ गए। तो अब अगर ये आपका ऊर्जा शरीर स्वस्थ है तो आपका भौतिक शरीर स्वस्थ है, और ऊर्जा शरीर में असंतुलन है तो आपका शरीर, भौतिक शरीर बीमार है। ये कंसेप्ट था। अब ये पूछा गया कि भाई ठीक है, आपने कह दिया कि ऊर्जा शरीर है, तो ऊर्जा मिलती कहां से है? तो उन्होंने कहा देखिए वो भी सुनिए। तो उन्होंने आगे पढ़िएगा, इसी सब किताब में है कि ऊर्जा कैसे मिलती है। उन्होंने कहा ब्रह्मांड, उन्होंने पहले सबसे पहले कहा कि पहली ऊर्जा मिलती है माता पिता से, ईश्वर से, और उसके अलावा आपके प्रारब्ध जो पूरे 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 आपने जीवन में पुराने जीवन, क्यों पुनर्जन्म को भी मानते थे कि ट्रांसफर है केवल। जैसे हम लोग कह रहे थे
भाई हम लोग भी गीता में कह रहे थे देहिनोस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। हम भी तो कह रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि तो रूपांतरण है एज का। तो लेकिन जो आपका प्रारब्ध कर्म है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो शक्ति और जो माता पिता से आपको विरासत मिली हुई है, वो आपकी संग्रहित है ऊर्जा इसेंस के रूप में किडनी में, पहली ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा जो आप खाते हैं, पीते हैं, वनस्पति प्रयोग करते हैं, वनस्पतियां प्रयोग करते हैं, हवा पानी जो लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, ये दूसरी ऊर्जा है। जो ऊर्जा आपकी स्प्लीन और स्टमक के माध्यम से आपको मिलती है, और ये ऊर्जा आपको दूसरी ऊर्जा है। तीसरी ऊर्जा कहा, उनका तीसरी ऊर्जा वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से आपको मिलती है, और उनका ब्रह्मांड में आने के तरीके हैं। उन्होंने कहा कि जो आपके ऑर्गन है, 12 ऑर्गन उन्होंने डिफाइन किए मेन, और कहा कि 2-2 घंटों के अंतराल में ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके उसमें आती है, सर्वाधिक होती है, और फिर उसके 12 घंटे बाद न्यूनतम हो जाती है। और ये साइक्लिक है, कभी ऊपर हुई जैसे लहर है वैसे ये ऊर्जा आती है। तो ये 3 ऊर्जा आपके शरीर में आती हैं, और शरीर पहले तो बाहरी भाग में आएंगी, बाहरी भाग में आती हैं। उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई आपने बाहरी भाग तो कह दिया, कैसे शरीर प्रभावित हुआ? आपने तो कहा कि अंदर, तो उन्होंने कहा कि अंदर शरीर में जाए कैसे? तो उन्होंने कहा यस देयर आर वेज। उन्होंने कहा, तब उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रवाह पथ, मेरिडियन सिस्टम डेवलप किया। उनका यस मेरिडियन सिस्टम इज देयर। ऊर्जा जो आई शरीर के बाहर आपके पास है, ये मेरिडियन सिस्टम से अंदर जाएगी और मेरिडियन सिस्टम से बाहर आ जाएगी, ट्रैवल करेगी। जैसे आपके सड़कों से, राजमार्गों से जोड़ने के लिए आपके पास, गांवों को जोड़ने के लिए आपके पास छोटे छोटे राजमार्ग होते हैं, छोटे छोटे पगडंडियां होती हैं, ऐसे मार्ग बहुत फैले हुए हैं। और ऐसे मार्ग उन्होंने 10-12 मेन मार्ग बताए कि 12 मार्ग इनको कहा, और उनको डिफाइन किया। कहा मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, मनुष्य की रचना हुई। उन्होंने कहा द मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड। ये क्योर भी होगा तो उन्हीं मार्गों से आएगा, जिस मार्ग से बीमारी आई उसी मार्ग से बाहर जाएगी भी। जैसे घर में दरवाजे में आपको कुछ सामान आया और घर के दरवाजे से सामान बाहर जा, कोई अतिथि आया तो आएगा उसी दरवाजे से, तो उसको जाना भी तो उसी दरवाजे से पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि द मीन्स बाय विच मैं डिजीज अकर्स, बाहर से आई, जो बाहरी पैथोजेनिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से भी तो आ सकती है, वो उनकी वजह से आई। बैक्टीरिया है, वायरस है, तमाम पैथोजेनिक, वायु है, विंड है, सब सारी एनर्जी सिस्टम प्लस बैक्टीरिया, वायरस वगैरह और प्रोटोजोआ का नहीं है। एंड द मीन्स, मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेज। शरीर के अंदर से कोई चीज, बीमारी अगर पैदा हो रही है तो वो भी मेरिडियंस की वजह से हो रही है। ये मेरिडियंस कह दिया, तो ये मेरिडियन कंसेप्ट हो गया। फिर अब देखिए क्या हुआ, तो ये मेरिडियन का उन्होंने एक परिभाषित कर दिया। ये वाला एक परिभाषा बहुत जानिए, इसमें परिभाषा में आता है, इसको बिल्कुल बिल्कुल डिजीज अकर्स, डिजीज अराइजेस, मैन इज क्योर्ड और मैन इज क्रिएटेड, ये 4 हो। तो इन्हीं को उन्होंने कहा कि ये ऑर्गन्स में जाती है, और ऑर्गन्स, अब इन एनर्जी को की कह दिया, ची कह दिया, की कह दिया, क्यूआई कह दिया, इनको तमाम नाम, प्राण है, बायो एनर्जी है, वाइटल फोर्स है, सब कह दिया। जहां जहां ये नाम कहीं मिलेंगे वो सब इसी ऊर्जा के नाम है। अब उन्होंने कहा, देखिए ये आ गया। अब उन्होंने कहा 2 चीजें और कही। तो उन्होंने कहा कि जो बायोलॉजिकल एनर्जी 2 तरह आएगी, एक तो सतह पर आएगी जो आपकी बॉडी का स्किन है, और एक गहन जैव ऊर्जा। कैसे? जो बाहर ऊर्जा आई और बाहर आपकी रुकी है भी बाहर में, तो वो जो आपका इसके इलाज का तरीका क्या है? इसका इलाज का तरीका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपका 24 घंटे में जो ऊर्जा आ रही है उस पर उस ऊर्जा के
सिद्धांत के अनुसार आचरण करेगी, यानी जो बायोलॉजिक जो आपका ऑर्गन क्लॉक है इसके आधार पर आपका, अगर वो लंग्स से एलआई में जाती है, एलआई से आगे स्टमक में जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऊर्जा कैसे कैसे ट्रांसफर हुई है। तो यहाँ इसका जो सिद्धांत विकसित होगा उसके अनुसार आपको सतह पर विद्यमान जैव ऊर्जा का इलाज करना पड़ेगा। जो गहन जैव ऊर्जा माने जो अंदर शरीर में प्रवेश कर गई है, उसका अगर इलाज करना होगा आपको, उसका अगर इलाज करना होगा तो आपको पंच तत्वों का जो सिद्धांत हम लोग आगे डेवलप करेंगे, बताएंगे, उन सिद्धांतों के अनुसार, जो उसमें किसी का भाई होगा, किसी के बहन होगा, किसी का पिता होगा, किसी की माता होगा, ये जो सिद्धांत निकलेगा उस सिद्धांत के अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट आपको वैसे देना पड़ेगा। तो ये ठीक है, यहां पर ये उन्होंने कह दिया। अब जो 8 गाइडिंग प्रिंसिपल जिनको बहुत चर्चा है, तो 2 सिद्धांत बहुत विकसित हुए। जो चाइनीज सिद्धांत के अंदर 2 चीज बहुत मानी गई, इन यांग का सिद्धांत और मेरिडियन का सिद्धांत। 2 सिद्धांतों ने पूरा तहलका मचा दिया पूरे विश्व में। कैसे? इन यांग का सिद्धांत देखिए, इन यांग का सिद्धांत जो ये हमारे भारतीय दर्शन के सिद्धांत से बिल्कुल टैली करता है, और ये केवल जो है प्राच्य मतलब पूर्वी संस्कृति है, उसी की देन है और कहीं नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इन यांग क्या है, उन्होंने देखिए, उन्होंने प्रकृति को ताओ कहा, उन्होंने प्रकृति को ताओ कहा, और कहा ताओ ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया, 2 बलों में प्रकट किया। ये बल कौन थे? ये बल इन और यांग थे। ये प्रकृति के बल हैं, इनकी तुलना संसार में किसी से नहीं की जा सकती। ये अतुलनीय है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के ये 2 इनके माता पिता प्रकृति है। तो इसको आप किसी भी चीज को, संसार की कोई भी चीज होगी, आप उनसे इनको टैली नहीं करा सकते। इनको कह सकते हैं कि ये उसके, जैसे रक्त को कहेंगे तो रक्त आपका इन प्रकृति हो सकता है, इन नहीं हो सकता। आगे आप पढ़िएगा, आपको समझ थोड़ा बस ध्यान देने की बात है। ये दार्शनिक सिद्धांत है। ये दोनों बल आपस में एक दूसरे को संतुलित करते हैं। कौन कार्य है, कौन कारण है, कौन अंडा है, कौन मुर्गी है, ये कोई नहीं जानता। किसी ने इन ने यांग को उत्पन्न नहीं किया, यांग ने इन को उत्पन्न नहीं किया। दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इन में यांग है, यांग में इन है। 2 विरोधी परिस्थितियां जरूर हैं, स्त्री और पुरुष, ऊपर और बाहर, अंदर और ऊपर नीचे, अंदर और बाहर, आगे और पीछे, ये सब आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन और यांग एक दूसरे के विरोधी हैं। जो आपके अंदर इनहेरेंट ऊर्जा है, जो आपके अंदर इनहेरेंट ऊर्जा है, वो आपकी इन है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपकी यांग ऊर्जा है। इसमें से 2 बल थे। एक बल जो है नीचे चला गया, संग्रहित हो गया, उसने पृथ्वी की रचना किया और वो इन हो। और एक हल्की थी, एक शक्ति, एक फोर्स हल्का था, वो ऊपर के चला गया और उसने स्वर्ग की रचना किया और उसने सूर्य की रचना किया। और इन दोनों के बीच में मानव का अस्तित्व विकसित हुआ। तो जो संगनित है, जो भारी है, वो इन है। जो हल्का है वो यांग है। अग्नि ऊपर की ओर बढ़ रही है, वो यांग है। जल पृथ्वी की ओर जा रहा, वो इन है। जो संगनित है, जो अंतःस्थल में डूबा हुआ है, वो इन है। जो बाहर भागना चाहता है, वो यांग है। जो सतह पर है वो यांग है, जो अंदर है वो इन है। जो भारी भरकम है वो इन है, जो खोखला है वो यांग है। जो छिपा हुआ है वो इन है, जो व्यक्त है, जो बिल्कुल प्रस्फुटित है, बाहर विकसित है, वो आपका यांग है। ठीक। तो इस रूप में उन्होंने कार्य कारण का सिद्धांत नहीं माना। ये कहा कि ये कार्य है, ये कार्य कारण का सिद्धांत ये होता है कि एक कार्य माने जिसकी वजह से कोई चीज हो, वो कार्य है। और कारण क्या है? जो रिजल्ट हो वो कारण है। आपने कोई काम किया, तो ये जो आपने काम किया वो तो आपका कार्य है।
और जो कारण है वो आपका मूल तत्व, आपका विचार भावना जो है वो है। तो वैसे जो रिजल्ट होता है उसको कार्य बोलते हैं, और जो मूल तत्व होता है वो कार्य है, वो कारण है। तो कार्य और कारण का सिद्धांत पे लागू नहीं होता है। इसका बहुत बड़ी वो है, प्रकाश अंधकार छिपा सब उसी के रूप है। लेकिन अब देखिए इसको, ये इन यांग एक सापेक्ष अवधारणा है, रिलेटिव है। जब भी इसकी तुलना करनी होगी तो आपको दो चीजें लेना होगा। आपको पहले तो चाहिए नंबर 1, दो चीजों, कम से कम दो चीजों की तुलना करनी होगी। फिर आप कहेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशंस अप्लाई करिए कि आप लंबाई में पूछ रहे हैं कि चौड़ाई में पूछ रहे हैं। अगर कोई कहे कि एक व्यक्ति लंबा है और एक व्यक्ति छोटा है, और हम कहें कि लंबाई के संदर्भ में बताइए, तो जो लंबा है वो यांग हो जाएगा, जो छोटा है वो इन हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है, तो जो अगर हम बोले कि आकार के आधार पर बताइए, तो पृथ्वी जो है हमारी इन है और यांग है हमारा सूर्य। अगर कहें कि चमकीला कौन है, उसके आधार पर कहिए तो चमकीला हमारा सूर्य है, वो यांग है, और पृथ्वी चमकीली नहीं है इसलिए वो इन है। अगर हम कहें कि नहीं, कौन ऊर्जा वाला अधिक है, उसमें उसके संदर्भ बताइए, तो पृथ्वी जो है तो सूर्य की तुलना में कम ऊर्जावान है, तो वो ये पृथ्वी इन होगी, वो यांग होगा। अगर पृथ्वी की तुलना हम चंद्रमा से कहें और आकार के कहें, तो चंद्रमा इन है और पृथ्वी यांग है, क्योंकि आकार की बात कर लिया। तो ये सापेक्ष अवधारणा है। हमको दो परिस्थितियों लेकर के गिवन कंडीशंस पे हमको तय करना है कि कौन यांग है कौन इन है। ठीक, तो अब इन्होंने ये देखिए, ये चित्र बहुत पहले आप लोगों ने दूरदर्शन में देखा था, ये वही चित्र है। इन में यांग के बीच है, यांग में इन के बीच है। देखिए जो सफेद वाला है वो यांग है, लेकिन उसके बीच में जो काला है वो इन है, और जो काला वाला है वो इन है, लेकिन उसमें बीच में यांग है। इसको उन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया कि यदि सूर्य कहीं पर है, तो जैसे दिन हम कहते हैं, दिन तो दिन उजाला होता है तो दिन यांग है और रात इन है। तो यांग और इन, अब देखिएगा एक पर्वत है, पर्वत के सामने सूर्य उगा तो पर्वत सामने प्रकाश पड़ा, तो जो प्रकाशित भाग है वो तो यांग हो गया ना, और जो पीछे का भाग है वो तो वहां प्रकाश अंधकार है, तो वो इन हो गया। तो दिन, दिन क्या है, यांग। तो यांग में ही, दिन में ही एक शक्ति यांग की भी है और एक शक्ति इन की भी है। अभी देखिए सूरज यूं चढ़ा और चढ़ने के बाद पर्वत के दूसरी तरफ पहुंच गया, तो ये यांग हो गया और दूसरी तरफ वाला भाग इन हो गया। तो साइक्लिक चेंजेस हुए ना, जैसे लहरें आती है ऊपर नीचे वैसे हो गई। अब देखिए रात हुई, रात तो इन है ना, रात इन है, तो रात जब इन हो गई तो हम लोग क्या कहा कि रात जैसे चंद्रमा उगा और इधर से उगा तो इस भाग को प्रकाशित कर दिया, तो इन तो रात है लेकिन ये यांग हो गया, और ये इन में इन हो गया, पीछे वाला भाग जहां अंधकार है वो इन हो गया। तो इन में यांग और इन में इन, पीछे का भाग। यही चंद्रमा ऊपर चला गया तो फिर ये इन में ये यांग हो गया और ये इन में यांग इन हो गया। तो ऐसे इन में यांग, इन में इन दोनों हो सकते हैं, यांग में यांग भी हो सकता है, यांग में इन भी हो सकता है। तो ये जो है इसका बहुत एलिबरेटेड वो है, ये तुलना उन्होंने किया, कॉम्परेटिव स्टडी है ये। ठीक, इस आधार पर इन्होंने अपने को कैसे किया, भाग जो हमारे 12 ऑर्गन थे, तो 12 ऑर्गन्स में हम लोग समझ लें, उन 12 ऑर्गन्स को इन्होंने इसमें अपने को दर्ज किया कि कौन इन है कौन यांग है प्रकृति का। कैसे, पहले तो एलिमेंट वाला लिया कि जो एलिमेंट है जो लगातार काम कर रहे हैं, वो इन है, और जो आवश्यकता अनुसार काम करते हैं वो यांग है।
तो 12 महत्वपूर्ण उसमें जो लिया, उसमें कहा लीवर, लीवर के साथ इन्होंने जोड़ा। देखिए मैं अब जोड़ने के तरीके बता दूं। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन एक तरह के काम करते हैं। लंग्स ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज है, तो वेस्टेज को निकालने का काम लंग्स करते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करती है। इसलिए लंग्स और एलआई दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ के रूप में स्वीकार किए गए, युग्म के रूप में, पेयर के रूप में। पेयर ऑर्गन एक बन गया हमारा लंग्स का। दूसरा हमारा हार्ट और एसआई बना। कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन रक्त में पोषक तत्वों को, पोषक तत्व में, रक्त में जो पोषक तत्व होते हैं उनको सबसे अधिक 90% लेने का काम, पोषक तत्वों के शोषण का काम करती है, एब्जॉर्प्शन काम करती है एसआई, और इन्हीं के माध्यम से जाकर रक्त बनता है। इसलिए रक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका एसआई की है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय हार्ट। इसलिए हार्ट और एसआई दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है। लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है, लेकिन बाइल जूस का कंसंट्रेशन और स्टोरेज करता है गॉल ब्लैडर। इसलिए लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है। किडनी यूरिन बनाती है और उसको स्टोरेज का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर। इसलिए किडनी और यूरिनरी ब्लैडर एक तरह काम करते हैं। स्प्लीन और स्टमक दोनों मिल करके भोजन से भोजन ऊर्जा को बनाने का काम करते हैं। इसलिए इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया, हस्बैंड वाइफ ग्रुप। एक बचा ऑर्गन, उन्होंने अग्नि के साथ, एक तत्व, अग्नि के तत्व के साथ दो ऑर्गन जोड़ दिए, एक हार्ट जोड़ा, एक पेरिकार्डियम जोड़ा। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट, उसको उन्होंने अग्नि के साथ जोड़ा, जो अग्नि हॉटनेस, उसका एनर्जी हॉटनेस दे दिया, तो वहां जोड़ा। और पेरिकार्डियम एक कवरिंग है, इसलिए उसको वो ऑर्गन है, लेकिन एक ट्रिपल वार्मर ऐसा कंसेप्ट है जो कोई ऑर्गन नहीं है। दिस इज ए कंसेप्ट, टिपिकल कंसेप्ट, क्योंकि उन्होंने चाइनीज दार्शनिकों ने यह माना कि ट्रिपल वार्मर जो है तीन तरह के वार्मर की बात करता है, एक अपर वार्मर, एक मिडिल वार्मर, एक लोअर वार्मर। शरीर का जो टेम्परेचर है या इनको बनाने का काम जो कर रहा है वो ट्रिपल वार्मर करता है। और ट्रिपल वार्मर का दूसरा फंक्शन भी है कि वो एग्जीक्यूशन, जो ब्रेन कोई करता है उसके एग्जीक्यूशन काम वो करता है, उसको एग्जीक्यूट करने काम करता है। तो जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याहों में हम लोग एक इवेंट मैनेजर बना देते हैं, तो वो इवेंट मैनेजर ही सारा काम कराता है। मालिक केवल आदेश देता है कि आप 5 कुर्सियां लगा दीजिए, तो इवेंट मैनेजर 5 कुर्सियां लगवा देता है। तो वो वही काम ट्रिपल वार्मर का है। और ये बाद में सिद्ध हुआ कि इस ट्रिपल वार्मर को आरवाल भी डिफरेंट बोलने लगे। आरवाल ने कहा कि नहीं, ट्रिपल वार्मर इंडोक्राइन सिस्टम है। तो वो भी आप समझ सकते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे, तो वही आ रहा है। तो इस तरह इन्होंने अपने को विभक्त करा दिया और इन और यांग में हुआ। तो जो काम कर रहे थे 24 घंटे, वो लीवर थे, हार्ट थे, पेरिकार्डियम थे, स्प्लीन थे, फेफड़े थे, ये हमारे 24 घंटे काम करने वाले थे, इनको इन कहा गया। और जो 24 घंटे काम नहीं करते थे उनको यांग कह दिया गया, उसके दूसरे वाले। फिर एक सिद्धांत आया कम अधिक, यानी इन यांग के सिद्धांत को ही आप रूपांतरित कर लीजिए तो कम अधिक सारे सिद्धांत उससे से निकले हुए हैं, लेकिन उनको और क्लासिफाई कर दिया गया। कम अधिक क्या हुआ? इन और यांग, अगर यांग और इन दोनों चीजें हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है, एक से अधिक का कंसेप्ट का यांग का ही आता है। यांग तरल है, वो गैसियस फॉर्म में है, तो अधिक और कम ये कंसेप्ट है। लेकिन नॉर्मली जो है आप देखेंगे कि कम में आपको इन और अधिक में यांग की बात आती है, लेकिन फिर भी अलग से उसको कम अधिक का एक दिया गया। कैसे? ऊर्जा या तो कम होगी या अधिक होगी। तो ऊर्जा अगर कम है, अधिक है, तो असंतुलन है, और इसको इम्बैलेंस को जो भी कहा जाएगा उसको हम लोग डिफिशियंसी और एक्सेस के संदर्भ में देखेंगे। तो हमको जानना जरूरी है कि क्या ऊर्जा की कमी है
या ऊर्जा की अधिकता है। अधिकता है तो कम कर देंगे और कमी है तो अधिक बढ़ा देंगे। तो ये उस कम अधिक का सिद्धांत है कि हमको जानना जरूरी है कि कैसे ये हो। फिर आंतरिक बाहरी, अब इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, हमारी बीमारी बाहरी उसमें आई है कि आंतरिक आई है। तो अगर बाहरी आई है तो हम लोग अब ये भी देखें यांग तो बाहरी होता है, इंटरनल होता है हमारा इन। तो नॉर्मली क्या है, अगर इंटरनल है तो इन बीमारी है और एक्सटर्नल है तो यांग बीमारी है। लेकिन फिर भी हम लोग आंतरिक बाहरी को मानते हैं कि अगर ऊर्जा का असंतुलन केवल बाहरी भाग में है तो यानी ये एक्सटर्नल बीमारी है, और अगर अंदर पहुंच गई है तो ये हमारे इंटरनल बीमारी है। इसको हम लोग गहन आंतरिक, अंदर वाले को गहन और आंतरिक मानते हैं, इसको हम लोग क्रॉनिक कह सकते हैं, और बाहर वाले को हम लोग कह सकते हैं ये है विषमता है ना, उसके लिए एक्यूट, एक्यूट कह सकते हैं। ठीक। फिर ही हॉट एंड कोल्ड, शरीर का आंतरिक वातावरण एक तय है, 98.60 फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर फिक्स है। वो क्यों, इस पीएच एक होता है, इस पीएच लेवल पर, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी पीएच एक स्केल में नापा जाता है, और उससे माना जाता है कि ये शरीर में गर्मी है कि शरीर में ठंडक है। तो 0 से लेकर 14 तक है उसका पैमाना। 7 पर आकर के हमारा होता है जल, जो ना तो एसिडिक है और ना एल्कलाइन है, ना हॉट वाला ना कोल्ड वाला है। तो इसको मानते हैं बैलेंस वाला, बैलेंसिंग वाला, न्यूट्रल। अब इस न्यूट्रल से कम होने पर एसिडिक होता है, यानी अगर 6 है तो एसिडिक, अगर 8 है तो एल्कलाइन। तो शरीर का टेम्परेचर, सारे एंजाइम्स, सारे हार्मोन्स, सारे फंक्शंस, मेटाबॉलिक फंक्शन सबसे बेस्ट पॉसिबल होते हैं जब आपका पीएच 8 होता है, यानी एल्कलाइन होता है। इसलिए अगर ये 7 से नीचे की तरफ जा रहा है, 6 की तरफ, तो हमको सतर्क होने की आवश्यकता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, शरीर में अग्नि बढ़ रही है, शरीर के तत्वों को जलाएगी। इसलिए और हमारे सारे ऑर्गन्स, वो सारे एंजाइम्स, सारे हार्मोन्स काम करना बंद कर देंगे, आपके कहना मानना बंद कर देंगे, खुद ही बीमार पड़ जाएंगे। ये तो हमारे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, यही बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे। तो ये जो हॉट एंड कोल्ड का कंसेप्ट है, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। केवल पीएच 2 ही जगह पर, एक स्टमक में पीएच 1.2 पीएच होता है, जहां पर कि HCl होता है। जबान, जब आप भोजन करते हैं तो आपके सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.3 to 6.8 होता है, और जो यूरिन का आपका है वो यूरिन का हमेशा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया जा सकते हैं, इसलिए उसको 7 से कम होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में नॉर्मली होना चाहिए। ठीक। तो ये सिद्धांत हमारा आया वहां पर। यानी कोई प्रश्न इस पर? आप लोग बताइए, तिवारी जी आप लोग बताइए, कब तक, कितना मिनट और पढ़ाना है, बस ये बता दीजिए, फिर आगे चलिए। 9-4 हो गया, जैसा सोचे। चलिए तो हम लोग यहीं पर बंद करते हैं जी। अभी, क्योंकि पंचतत्व सिद्धांत रह गया है, वो थोड़ा सा वो है, उसको बताना पड़ेगा जी, बाकी लोगों को टाइम है, 9 बज गया है तो 9:05। हाँ नहीं ठीक है। नहीं बाकी लोग भी यही बात कह रहे होंगे जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने ना कहा हो, लेकिन वो कहना नहीं चाहते ना, सोचते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू हाँ, सर। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। वैसे लेक्चर बहुत बढ़िया था। हाँ जी, टाइम बाउंड हो गया, नहीं तो छोड़ने का मन नहीं था। हम लोग इस अपनी चीजों को दूसरे तक भेजें, क्योंकि अपनी चीज को रखना नहीं चाहिए, जो अच्छी चीज है उसको बाहर निकालिए, है ना। जो ज्ञान है उसको बाहर जब निकालेंगे तो ज्ञान सब जगह फैलेगा। जैसे कोई कहते थे कि, हम लोग कहते नहीं है कि फूलों की खुशबू हो तो अगर उसको महक है उसकी, तो महक सब जगह महसूस होनी चाहिए। तो जो ज्ञान है वो खुशबू के रूप में है, उसको बाहर फैलने दीजिए, और जब फैलेगी तो फिर खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ईच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी विश्राम लेते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल नए विषय के साथ। 4 तारीख को हमारा वो बंद रहेगा।